ओके, तो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया था जो यूज्ड होने वाली है इस चैप्टर में। अच्छा, अब पढ़ते हैं बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस। मतलब जो इंडेक्स है तुम्हारा ये पॉजिटिव इंटीग्रल है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x प्लस वाई का जो एक्सपेंशन होगा उसमें कितने टर्म्स होंगे, मतलब x प्लस वाई की पावर n है तो उसमें कितने टर्म्स होंगे, n प्लस वन टर्म्स होंगे, एक ज़्यादा होते हैं जितनी इंडेक्स होती है। जैसे मान लो x प्लस वाई की पावर जीरो, ये क्या होगा, ये तो वन होगा। जैसे मान लिया x प्लस वाई की पावर वन, तो ये तो x प्लस फाइव होगा। ठीक है, देखो दो टर्म्स आए ना, इंडेक्स वन था अब जैसे x प्लस वाई की पावर टू, तो कितने टर्म्स होंगे, तीन टर्म्स। कौन कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या, x प्लस वाई की पावर थ्री, तो कैसे होगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। समझ में आ रहा है, तो कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो क्या चल रहा है। पैटर्न ऑब्जर्व ये हो रहा है कि जब इंडेक्स जीरो थी तो ये तो वन होता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई थी। पैटर्न ये ऑब्जर्व करो कि ना, जैसे यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखा एक्स, फिर यहाँ पे एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर डिक्रीज हो रही है, जो भी ये पहला वाला है उसकी पावर तो डिक्रीज हो रही है, और जो दूसरा वाला है उसकी पावर इंक्रीज हो रही है। मतलब डिक्रीज कैसे हो रही है, पहले पावर, जैसे यहाँ पे जो भी इंडेक्स है पहले वो पावर रहेगी, तो मतलब पावर टू, फिर उसके बाद वन, फिर उसके बाद जीरो, और जो दूसरा वाला है उसकी बढ़ेगी, सबसे पहले पावर जीरो रहेगी। तो यहाँ पे देखो y की पावर जीरो है, यहाँ पे y की पावर वन है, और यहाँ पे y की पावर टू है, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब जैसे मैम अभी कोफिशिएंट वगैरह छोड़ दें, जैसे यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट टू है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, अभी कोफिशिएंट वगैरह छोड़ दें तो x प्लस वाई की पावर फोर, तो इसमें भी कैसे लिखेंगे टर्म्स, अभी कोफिशिएंट नहीं लिखता, एक तो x की पावर फोर आएगा, और हाँ हर टर्म का जो डिग्री है वो सेम आएगा, जैसे इसका डिग्री कितना है टू, जो भी इंडेक्स होता है ना वही आएगा, जैसे इसका पावर कितना है टू, और यहाँ पर कितना डिग्री है, यहाँ पर x की पावर वन, यहाँ पर y की पावर वन, तो ओवरऑल डिग्री तो टू है, इसका भी डिग्री टू है, तो हर टर्म का जो डिग्री होगा वो सेम होगा, किसके, इंडेक्स के इक्वल, जो भी यहाँ पे पावर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर फोर आएगा, फिर y की पावर जीरो, फिर यहाँ पर पावर घटेगा x की पावर थ्री, अब y की पावर बढ़ेगा वन, पहले यहाँ पे y की पावर जीरो था ना, फिर इसके बाद घटेगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर टू, फिर एक्स वाई की पावर थ्री, फिर वाई की पावर फोर। टोटल कितने टर्म्स आए, पांच टर्म्स, देख रहे हो ना, पांच टर्म्स। ठीक है, अब देखो रही बात कोफिशिएंट्स की, तो कोफिशिएंट्स कैसे पता करेंगे, तो देखो एक ट्रायंगल होता है पास्कल ट्रायंगल, ब्लेज पास्कल ने इसको ऑब्जर्व किया था। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन, ठीक है, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, वन और वन, तो इसको ऐसे लिख लिया, वन और वन, सबसे पहला वाला वन होना चाहिए, लास्ट वाला, देखो तुम ऑब्जर्व करना, जैसे इस वाले में भी पहला वाला कोफिशिएंट वन है और लास्ट वाला कोफिशिएंट वन है, बीच वाला कैसे आ रहा है, तो बीच वाला आ रहा है इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, जैसे पहला वाला वन, ठीक है, और लास्ट वाला वन, बीच वाला कैसे आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के। फिर जैसे यहाँ पे वन लिखोगे, फिर यहाँ पर भी लास्ट में वन लिख देना, बीच में कैसे लिखोगे, इन दोनों को जोड़ के, तो दो और एक तीन, और दो और एक तीन। समझ में आ रहा है ना, ये कब काम किया था, जब डिग्री जीरो थी, जब डिग्री जीरो थी तब ये काम किया था ना। ठीक है, और तुम देखो जब डिग्री वन थी तो ये आया था, जब डिग्री टू थी तो ये आया था, जब डिग्री थ्री थी तो ये आया था, कुछ गड़बड़ है, जीरो पे ये आया था, वन पे ये, टू पे ये, और थ्री पे ये। ठीक है, तो जब पावर फोर है तब क्या आएगा बताओ, तो सिंपल यहाँ पे वन लिखेंगे, शुरू वाला वन और लास्ट वाला वन, बीच वाला कैसे लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के, तीन और एक चार, तीन और तीन छह, तीन और एक चार। इसी को ही पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, देख रहे हो ट्रायंगल बन रहा है ये, इसको बोलते हैं हम पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, ये बहुत कुछ कहता है पास्कल ट्रायंगल। तो मैं लिख सकता हूँ इसका कोफिशिएंट, इसका तो वन रहेगा, इसका फोर, और इसका सिक्स, फिर इसका फोर, फिर इसका वन। देख रहे पास्कल ट्रायंगल में की स्पेशलिटी होती है कि जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक मतलब पहला और लास्ट सेम होगा, ऐसे दूसरा और सेकंड लास्ट सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखो पहला और लास्ट सेम है, दूसरा और सेकंड लास्ट सेम है।
जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे x प्लस वाई की पावर 5 का लिखना है मेरे को, x प्लस वाई की पावर 5 का, तो क्या होगा, पहले तो लिख लेते हैं, कोफिशिएंट बाद में लिखेंगे, x की पावर 5 प्लस फिर x की पावर 4 y, फिर x की पावर 3 y स्क्वायर, फिर x की पावर 2 y क्यूब, फिर x y की पावर 4, फिर y की पावर 5। समझ में आ गया टोटल कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। ये ऑब्जर्वेशन है, जितनी इंडेक्स होती है उससे एक ज्यादा टर्म। अब कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट तभी लिख सकते हैं जब हमें x प्लस वाई की पावर 4 का कोफिशिएंट पता हो। ठीक है, तो 1 और 1 लिख दिया, और फिर यहाँ पे कितना, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 10 10 और 5। तो देखा सिमेट्रिक होते हैं ना, तो जैसे पहला 1 लास्ट वाले का भी 1, फिर 5 यानी कि लास्ट वाले का भी 5, फिर 10 तो थर्ड लास्ट वाले का भी 10। ये आ गया इसका एक्सपेंशन। समझ में आ गया। तो पास जो हमारा थ्योरम था इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि जितनी इंडेक्स होगी उससे एक ज्यादा टर्म होगा। मैं आपसे पूछूं अगर x प्लस वाई की पावर 6, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो जितनी इंडेक्स है उससे एक ज्यादा टर्म होगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी वन मोर देन द इंडेक्स। ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, द पावर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग ऑफ द फर्स्ट टर्म। सबसे पहले हम बड़ी पावर लिखेंगे, फिर उसके बाद कम हो रहा है ना, और उसी तरह से y की पावर घट रहा है। ठीक है, और जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये कैसे लिखेंगे हम, तो उसके लिए ये पास्कल ट्रायंगल है। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करो, ये 1 क्या है, ये 1 है 11 की पावर 0, और ये 1 और 1 क्या है, 11 की पावर 1। मतलब कि जो हमारा एक्सपेंशन है ना, ये देख रहे हो ना, इसके जो कोफिशिएंट्स है 1 1 है, तो ये 11 की पावर 1 से आ जाएगा, ऐसे ही ये 11 की पावर 2 से आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 11 की पावर 3। समझ में आ रहा है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये भी हो गया। तो ये पास्कल ट्रायंगल बहुत कुछ कहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर न्यूटन साहब आए, न्यूटन ने इसको जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज कैसे किया, जैसे अब मैं इसका जनरल टर्म लिखना चाहता हूँ ना, x प्लस वाई की पावर n। ठीक है, तो तुम देख के बताना मुझे, जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है, ये 1 है ये 1 है। ठीक है, जैसे तुम देखो, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो यहाँ आ जाओ जरा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये 1 को हम क्या 2c0 नहीं लिख सकते, ये वाला 1 2c0, ये वाला 1 2c1, और ये वाला 1 2c2। ठीक है, जैसे मैं यहीं बता देता हूँ, जैसे 1331 है, 1331, तो क्या ये तुम्हें 3c0 नहीं दिख रहा, 3c0 भी तो 1 होता है, और ये क्या है 3c1, और ये क्या है 3c2। 3c2 और 3c1 दोनों सेम होता है, और ये क्या है 3c3। 3c3 भी 1 ही होगा। मैंने बताया था ना आपको, NC0 क्या होता है 1, और NCN भी क्या होता है 1, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, NCR क्या होता है NCN माइनस R के। तो जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम होता है। ठीक है, तो वही ऑब्जर्व किया इन्होंने, न्यूटन ने। अब जैसे ये क्या है 1, तो ये क्या है 5c0, इसका कोफिशिएंट क्या है 5c0। ये 5 क्या है, ये 5c1 है। ये 10 क्या है 5c2। 5c2 कैलकुलेट करके देखो, 5c2 क्या होगा, 5 इंटू 4/2 फैक्टोरियल, यानी कि 10। ये क्या है 5c3। 5c2 और 5c3 दोनों ही 10 होता है, 5c3 कैलकुलेट करके देखो, वो भी 10 आएगा। और ये 5c4। ठीक है, और ये 5c5। समझ में आ गया ना। 5c5 एक्चुअली में 5c0 ही होता है, और 5c4 को हम 5c1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बाइनोमियल सेम होता है कोफिशिएंट, इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहेंगे। वन, ये जो हमारा एनसीआर होता है ना, इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो x प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो देखो क्या होगा, वो होगा वही nc0, x की पावर सबसे पहले देखो, x की पावर n रहेगी और y की पावर 0। ठीक है, फिर उसके बाद nc1,
x की पावर अब घटती रहेगी एक एक करके n माइनस वन, और y की पावर यहाँ पे 1। फिर उसके बाद nc2 x की पावर एक और घट जाएगी, यहाँ पे n माइनस वन थी और यहाँ पे n माइनस टू और y की पावर 2, और जो ओवरऑल पावर रहेगी वो n ही रहेगी। इनको जोड़ के देखो, n माइनस टू प्लस टू कितना होता है, n होता है ना, तो ओवरऑल पावर n रहेगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा, ये तो पहला टर्म था, देख रहे हो, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तो चौथा टर्म क्या होगा, nc3 x की पावर n माइनस थ्री और y की पावर 3, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा, लास्ट वाला टर्म ncn तक जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, और x की पावर n माइनस n यानी कि 0 और y की पावर n, यही लास्ट टर्म होगा ना। देख रहे हो, इसके जो एक्सपेंशन लिखा है हमने, इसका जो एक्सपेंशन है, x की पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, और y की पावर बढ़ रहा है। टोटल कितने टर्म्स है, टोटल n प्लस वन टर्म्स है। ये कौन सा वाला टर्म है, ये n प्लस वन टर्म है। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, देखो जनरल टर्म में क्या है, जैसे यहाँ पर देखो पहला टर्म है तो यहाँ पे 0 है ना, दूसरा टर्म है तो यहाँ पर 1 है, तो इसका जो जनरल टर्म होगा यहाँ पर आप जितना भी लिखोगे, इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, NCR, और x की पावर क्या है, यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, n माइनस वन, देख पा रहे हो ना, यहाँ पर x की पावर क्या है, इसका और इसका डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर भी x की पावर क्या होगा, n माइनस आर, और y की पावर क्या होगा, r, यही इसका जनरल टर्म है। ठीक है, तो न्यूटन ने ये जनरलाइज किया था इसका, ये जनरल टर्म है इसका। ठीक है, NCR x की पावर n माइनस आर, y की पावर r। जैसे मान लिया मैं पूछ लूँ आपसे x प्लस 5 की पावर 7, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे इसमें, 8 टर्म्स होंगे ना, टोटल 8 टर्म्स। जैसे 8 टर्म्स लिखने होंगे तो कैसे लिखोगे, 7c0 और x की पावर 7 माइनस 0 और 5 की पावर कितना, 0, ये पहला टर्म हो गया। फिर 7c1 x की पावर 6, मतलब 7 माइनस वन 6 होता है ना, और y की पावर 1। फिर उसके बाद 7c2 x की पावर 7 माइनस टू यानी कि 5, मतलब x की पावर घट रही है देख रहे हो, और y की पावर बढ़ रही है। फिर उसके बाद ऐसे ही सो ऑन लिखते रहोगे, लास्ट वाला टर्म क्या होगा इसका, 7c7 और x की पावर 7 माइनस 7 यानी कि 0 और y की पावर 7। समझ में आ रहा है ना। इससे ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ये कोई भी rth टर्म के लिए है, मतलब अगर तुम r बराबर 0 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, 0 रखो यहाँ पे, r बराबर 0, तो r बराबर 0 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा। तो पहला टर्म क्या होगा, nc0, और x की पावर r बराबर 0 रखो तो n, और y की पावर 0। तो देख रहे हो, nc0 x की पावर n, nc0 x की पावर n, यही तो पहला टर्म था। दूसरा टर्म के लिए तुम्हें r बराबर 1 रखना होगा। ठीक है, दूसरा टर्म के लिए, तो यही जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मुझे t फिफ्थ चाहिए, पांचवा टर्म चाहिए, तो पांचवा टर्म क्या होगा, पांचवा टर्म यही तो होगा 7c4, यहाँ पर एक कम होगा, पांचवा टर्म होगा तो यहाँ पर एक कम होगा, x की पावर 7 माइनस 4 यानी कि 3 और y की पावर 4, यही पांचवा टर्म होगा ना इस वाले एक्सपेंशन में। समझ में आ गया होगा पांचवा टर्म क्या होगा, 7c4 x की पावर 3 y की पावर 4। ठीक है, अच्छा, इस एक्सपेंशन को हम सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे x प्लस वाई की पावर n, इसका जो एक्सपेंशन था वो क्या था, nc0 x की पावर n प्लस nc1, y की पावर 0 नहीं लिख रहा, वो तो 1 ही होता है, nc1 x की पावर n माइनस वन, y की पावर 1। ठीक है, तो उसको तो मैं y ही रहने देता हूँ, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस nc2 x की पावर n माइनस टू, y की पावर 2, सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है ये, ncn x की पावर n माइनस एन, 0 तो उसको रहने देते हैं, एक काम करते हैं y की पावर n लिख देते हैं। अब इसी एक्सपेंशन को हम सिग्मा फॉर्म में भी लिख देते हैं। सिग्मा फॉर्म कैसे होता है, r कहाँ से जा रहा है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, r n तक, टोटल n प्लस वन टर्म्स है ना, अगर r 1 से n तक जाता तो n टर्म्स होते, 0 से n तक। और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, ncr x की पावर n माइनस r और y की पावर r। तो यही इसका, इस एक्सपेंशन को हम सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब x प्लस वाई की पावर n को ऐसे सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से n, ऐसे रहेगा ncr, और x की पावर क्या होगा, n में से r को घटा के यानी कि n माइनस r और y की पावर r, ये सिग्मा फॉर्म में लिख दिया इसके एक्सपेंशन को। सिग्मा फॉर्म में मतलब क्या होता है कि आपका r 0 से n तक जा रहा है, r बराबर 0 रखोगे तो पहला टर्म 1 हो गए,
तो दूसरा टर्म, 2 रखोगे तो तीसरा टर्म। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। तो ये सिग्मा फॉर्म में है एक्सपेंशन। जैसे दोनों एक ही है, जैसे मैं ये लिखता हूँ, चलो सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से मान लिया 7, ठीक है, और 7c आर 3 की पावर 7 माइनस आर और 2 की पावर आर। तो ये किसका एक्सपेंशन है, देख के बताओ। ये तो एक्सपेंशन है 3 प्लस 2 की पावर 7 का। समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आया तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 की पावर 7, यही आंसर है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म क्या होता है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, आर प्लस वन एथ टर्म का ये फॉर्मूला है। जैसे जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया मैं यही पूछ लूं, a प्लस बी की पावर जैसे 16 है, तो टोटल 17 टर्म होंगे। टोटल कितने टर्म होंगे, 17। पहला टर्म भी लिख सकते हो, दूसरा टर्म भी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं 10वां टर्म बताओ, तो 10वां टर्म क्या होगा, जो भी यहाँ पे लिखा है उससे कम लेना। तो 16c9, यहाँ 9 लिखोगे 10वां टर्म, क्योंकि पहला टर्म जो होता है उसमें क्या लिखते हो, 16c0। पहला टर्म में यहाँ एक कम होता है ना, तो 10वें टर्म में इससे एक कम होगा ना यहाँ पे, तो 16c9। और a की पावर क्या लिखोगे, 16 माइनस 9 यानी कि 7। और b की पावर क्या लिखोगे, यही 9। इन दोनों की पावर का एडिशन 16 होना चाहिए, जो भी इंडेक्स होता है यहाँ पे। तो यही आपका 10वां टर्म है। ठीक है, अब 16c9 कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये न्यूटन ने इसको जनरलाइज कर दिया था, क्योंकि हम कब तक ये बनाते, अगर मान लो मैं x प्लस वाई की पावर 100 का पूछ लेता एक्सपेंशन, तो 101 टर्म्स आते। तो उसके लिए आपको 99 का पता होना चाहिए ना, 99 का ये वाला फॉर्म पता होना चाहिए ना, तभी तो आप 100 का लिख सकते हो इसकी हेल्प से। तो इसीलिए न्यूटन ने इसको जनरलाइज कर दिया था। जो इसका जनरल टर्म होता है x प्लस वाई की पावर n का, वो होता है NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ये r प्लस वन एथ टर्म का फॉर्मूला है, r प्लस वन एथ टर्म का। ठीक है, आप तो आर एथ टर्म का भी लिख सकते हो फॉर्मूला, आर एथ टर्म का। जैसे अगर कोई बच्चा चाहे, अगर वो कहे कि चलो यहाँ लिख लेते हैं, अगर वो ऐसे लिखता है x प्लस वाई की पावर n, और क्या है NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस वन वाई की पावर 1 सो ऑन, ऐसे लिखता है। और बच्चा चाहता है कि मैं इसका आर एथ टर्म लिखना चाहूँ, तो जो भी लिखो तुम, तो आर तुम्हारा जो पहला टर्म होगा, तो पहला टर्म कैसे मिलेगा, तुम जब NC यहाँ पे r माइनस वन लिखोगे, और x की पावर फिर क्या लिखोगे, इसमें से इसको घटा के, यानी कि n माइनस आर प्लस वन, और y की पावर r माइनस वन, ऐसे लिखोगे। तो ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? हालांकि है ये पहला टर्म ही, इसमें क्या है, पहला टर्म कैसे है, इसमें r बराबर 1 लिखना होगा, तो r बराबर 1 लिख के देखो। तो NC 1 रखोगे तो 0, x की पावर यहाँ 1 रखोगे तो 1 से 1 गया n, और y की पावर 0, तो ये पहला टर्म ही मिलेगा। पर ये rth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, पर इस फॉर्मूले में देखो कितना अजीब सा है ये। चाहो तो ये भी लगा सकते हो, लेकिन हमें हमेशा ये वाला लिखना चाहिए, ये वाला जनरल टर्म का। तुम देख रहे हो जनरल टर्म का फॉर्मूला और उसका जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है वो सेम ही तो है सिग्मा फॉर्म में। एक्सपेंशन को तुम सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे जैसे 5 प्लस बी की पावर 7, तो इसका एक्सपेंशन करोगे तो टोटल 8 टर्म्स आएंगे। तो उन 8 टर्म्स को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 7c r 5 की पावर 7 माइनस r, और b की पावर r, और r कहाँ से जाएगा तुम्हारा, 0 से लेके 7 तक। तो ये तुमने पूरे 8 के 8 टर्म्स लिख दिए, ठीक है, सिग्मा फॉर्म में ये एक्सपेंशन लिख दिया। और उल्टा भी आना चाहिए तुमको लिखना। जैसे मान लो अगर मैं ये बोल दूं, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके 12 तक, और 12c r 5 की पावर 12 माइनस r, और 1 की पावर r। ठीक है, या मैंने कुछ भी नहीं लिखा ना, तो तुम समझ जाना किसका एक्सपेंशन है ये, 5 प्लस 1 की पावर 12 का। उल्टा भी आना चाहिए। अगर इसका एक्सपेंशन लिखते तुम तो कैसे लिखते, 12cr 5 की पावर 12 माइनस r और 1 की पावर r। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 की पावर 12। अगर ये गिवन हो तो इसका आंसर क्या होगा, 6 की पावर 12। वैसे उल्टा भी लिखना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है,